हेलो फ्रेंड, बीआरएस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि ज्योग्राफी को आपको थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में बताऊँ कि ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी जैसे कि हमारा ब्रह्मांड में बहुत ऐसी घटनाएं होती है, जो प्राकृतिक घटनाएं होती है, जिसको हमें पता नहीं होता कि आखिर क्यों हो रही है, या हमारे इर्द गिर्द बहुत ऐसी घटनाएं होती है जिसको देख के लगता है कि आखिर ये क्यों होता है। इसको लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो जानना नहीं चाहते हैं, इसको कुछ भगवानी चरित्र देख के मान के इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता है जो भगवान से रिलेटेड। ऐसा कुछ होता है, जो घटनाएं, जितनी भी चीज़ें प्राकृतिक घटनाएं होती है, इसके पीछे कुछ ना कुछ एक कारण होता है जिसकी वजह से ये होती है। जैसे कि देखिए, यहाँ जैसे कि बारिश होना, ठीक है, कहीं पे बारिश होती है और यहीं से 4-5 किलोमीटर आगे जाइए तो यहाँ बारिश नहीं होती है। उससे 4-5 किलोमीटर आगे जाइए तो पता चलता है कि यहाँ पे इतनी तेज़ धूप है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमें समझ में नहीं आता कि आखिर क्या आपने ऐसा महसूस किया होगा बहुत ऐसी जगहों पे कि ऐसी चीज़ें हो रही है। पता चला कि आप किसी अदर स्टेट में, वहाँ बारिश हो रही है और अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं क्या वहाँ बारिश हो रही है, तो वो बोलता है कि नहीं, यहाँ बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। तो इसका क्या कारण है? आखिर वहाँ बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। या अगर कोई फ्रेंड अगर शिमला में है तो वहाँ वो गर्मी का मौसम में पता चलता है कि वो स्वेटर पहना हुआ है। आप अगर नॉर्थ इंडिया में है, अगर इधर बिहार, यूपी, बिहार साइड में है या साउथ में है, तो पता चलता है कि आपने एकदम पतला सा कपड़ा, गंजी वंजी पहन के बैठे हुए हैं। तो ये क्यों होता है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंड है और यहाँ पे इतनी इतनी गर्मी है? इसका क्या कारण है? इसके अलावा कभी कभी आप न्यूज़ में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कुछ जगहों पे भूकंप आ गया है, उसके 5 किलोमीटर जगहों पे भूकंप नहीं आया है, या किसी अदर स्टेट में भूकंप नहीं आया है। तो ये क्या कारण है कि यहाँ पे आया है, यहाँ पे नहीं आया है? इसके अलावा मौसम जो चेंजिंग आता है, जैसे कि यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे सर्द है, या हमारे कभी कुछ महीने तक गर्मी रहती है इसी जगह पे, कुछ महीने तक सर्द रहती है, कभी बरसात आती है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? ठीक है, क्या आपने कभी सोचा होगा कि क्या आपने सोचने का प्रयास किया होगा या जानने का प्रयास किया होगा कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? या हमारे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें दिख रही है, या हम पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी पे ही जीवन क्यों है, अदर जगह पे जीवन क्यों नहीं है, सूर्य क्यों गर्म है? ठीक है, क्या सूर्य पे कोई रह सकता है, सूर्य के पास कोई जा सकता है? क्या अदर ग्रह पे जीवन है या नहीं है? इसका अनुमान तो आगे जाके हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत ऐसी घटनाएं हैं। इसके अलावा रात में हमें तारे दिखाई देते हैं, ये क्या होते हैं? चंद्रमा दिखाई देता है, ये क्या होते हैं? इसके अलावा जब रात में तारे दिखाई देते हैं, दिन में नहीं दिखाई देते हैं। चंद्रमा हमें रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता। सूर्य हमें दिन में दिखाई देता है, रात में नहीं दिखाई देता। ये सब क्या है? कभी सोचेंगे तो क्या आपको जानने का मन नहीं करेगा कि इसके पीछे क्या कारण है? और ये इसके अलावा बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो आपको ज्योग्राफी में धीरे धीरे आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर, आपको समझ में आएगा और आप बहुत ऐसी चीज़ें जानेंगे जो कि होती है, आपको पता भी नहीं है कि क्यों होती है और इस कारण होती है। उसको पढ़ने के बाद से समझ में आएगा। इसलिए ये ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, मैं आज एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है। 6 क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, बहुत छोटा है, लेकिन क्योंकि ये जो मेरा पढ़ाया हुआ जो क्लास होगा ये थोड़ा लंबा होगा, इसलिए हो सकता है कि ये 2 पार्ट में है। अब देखिए, ये तो अगर मैं चाहूँ तो ये 15 से 20 मिनट में निपटा सकता हूँ, इसका जो भी मेन टॉपिक है उसको पढ़ा के। लेकिन क्या मैं चाहता हूँ कि, अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि इतने डीप में आपको पढ़ाएं, क्योंकि ये चैप्टर है, एक चैप्टर नंबर 1 है। अगर इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैं समझा दूँ तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगा, आगे वाले चैप्टर को समझने में दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा ऐसा भी है कि स्टार्टिंग में अगर इसको समझ जाते हैं तो थोड़ा मज़ा आएगा आगे जाके पढ़ने में। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको इतना बेसिक से आपको समझाएं कि इसी चैप्टर में आपको बहुत ऐसी चीज़ों का जानकारी दे दें कि आखिर ये ऐसे हो क्यों रहा है, ऐसा क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आगे चल के आगे वाले चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब ये सौर मंडल में पृथ्वी है, तो मैं डायरेक्ट आपको चैप्टर वाइज अगर इसको बस इसको समझाते रहूं तो आपको समझ में नहीं आएगा आखिर ये सौर मंडल क्या है। अब देखिए, सौर मंडल में पृथ्वी है,
तो सौरमंडल भी तो किसी में होगा। सौरमंडल में कुछ हमारे सौरमंडल में और भी पृथ्वी के अलावा और भी ग्रह हैं। ग्रह के अलावा हमारे सूर्य भी आता है, तो क्या एक ही सौरमंडल है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सौरमंडल किस में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो बताना जरूरी है ना। तो उसके बाद से अगर मैं सौरमंडल समझाता हूँ, उसके बाद से पृथ्वी समझाता हूँ, उसके बाद से पृथ्वी से रिलेटेड बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इसी में है पूर्णिमा है, अमावस्या है। तो जब तक ये इसके पहले वाली चीज़ों को आप नहीं समझेंगे, तो फिर पूर्णिमा अमावस्या डायरेक्ट अगर समझा देते तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको स्टार्टिंग में ही मैं थोड़ा बहुत अच्छे से समझा दूँ, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा आगे चल के। तो इसीलिए ये क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसको मैं चाहूँगा कि दो पार्ट में लेके आने के लिए। आगे वाला चैप्टर हो सकता है कि एक पार्ट में हो, लेकिन इस चैप्टर को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लंबा खींचूँ, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ, ठीक है। अब सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी से पहले हम जानना चाहेंगे कि सौरमंडल क्या होता है, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सौरमंडल किस में आता है, ठीक है। अब हमारे ब्रह्मांड में जो अब सौरमंडल है, तो सौरमंडल से पहले हम चाहेंगे कि आपको गैलेक्सी के बारे में बताएं कि गैलेक्सी क्या होता है और गैलेक्सी का उत्पत्ति कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे असंख्य तारे और धूल कण जब मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे असंख्य तारे और धूल कण, गैस, धूल कण, ये सब चीज जब मिलती है तो एक गैलेक्सी का निर्माण करती है, ठीक है। और उसी गैलेक्सी में जो हमें, क्योंकि आकाश में तो बहुत सारी गैलेक्सी है, एक ही गैलेक्सी नहीं है, बहुत सारी गैलेक्सी हैं। उसी गैलेक्सी के अंतर्गत जो उसी गैलेक्सी में एक हमारा जो नग्न आंखों से जो हमें जो गैलेक्सी दिखाई देती है, वो गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, जो हमें दिखाई देती है। और इसी गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल मौजूद है। इसी सौरमंडल में हमारा सूर्य और उसके 8 ग्रह मौजूद है, और उस ग्रह के उपग्रह मौजूद है। अब देखिए, इसको मिल्की वे गैलेक्सी क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसके पीछे भी कारण है। हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, इसीलिए हम जानेंगे कि इसको मिल्की वे गैलेक्सी क्यों कहते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि ये जो हमें जो रात में जो दिखाई देते, तो कभी आप जब छत पे जाएंगे तो आपको जब आकाश में देखेंगे रात के टाइम में, तो देखेंगे कि एक लंबा सा दूधिया लाइन एक आपको दिखेगा, चमकदार लंबा सा दूधिया लाइन दिखेगा। यही हमारा गैलेक्सी है, ठीक है। लगेगा कि एक दूध का रास्ता बना हुआ है, जिसको देख के मतलब एकदम चमकदार दूध का रास्ता बना हुआ है। यही गैलेक्सी जो हमें दिखाई देगा, वही हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। अब देखिए, ये दूधिया टाइप का क्यों दिखाई देता है। अब देखिए, इसके पीछे एक कारण है, एक रीजन है। अब देखिए, अब इस लाइन में क्या होता है कि बहुत सारे असंख्य तारे हैं, ठीक है। अब असंख्य तारों के बीच में धूलकण है, गैस है। अब क्या होता है कि ये तारे हैं, इनके जो प्रकाश है, जब ये रिफ्लेक्शन जब ये धूल कण पे पड़ते हैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि जब ये कोई भी चीज़, जब जैसे देखते होंगे कि घर में भी कभी कभी शाम के टाइम में आप देखिएगा, तो खिड़की की तरफ से एक हल्का सा धूल कण आता है, उसी पे एक उसी पर एक प्रकाश आपको दिखेगा, जो एक मतलब धुआं टाइप का दिखता है, ठीक है, क्योंकि उसका प्रकाश का कलर अलग है। इसी तरह से ये प्रकाश है, जब प्रकाश इस धूल पे पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे तारों का प्रकाश इस पे पड़ रहा है, तो ये इतना चमकीला होता है, जिसकी वजह से ये प्रकाश इस धूल में मिल के एक दूधिया कलर बनाता है, ठीक है। इसके रिफ्लेक्शन की वजह से एक दूधिया कलर बनता है, जिसकी वजह से इसे दूधिया की वजह से एक दूध का रास्ता बना प्रतीत होने की वजह से इसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी रख दिया गया। समझ में आ गया सर फ्रेंड। अब देखिए, इसी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा, जिसे हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, जो हमारा सौर मंडल है, इसी मिल्की वे गैलेक्सी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसी सौर मंडल में हमारा जो सूर्य है, जो तारा है, सूर्य जिसको हम तारा बोलते हैं, सूर्य और इसके अंतर्गत 8 ग्रह मौजूद है,
ठीक है। और ग्रह के साथ साथ इस ग्रह के उपग्रह भी मौजूद हैं जो इसी सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, हम सूर्य को ही मुखिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश है, अपना प्रकाश है, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं है, ठीक है। और इसी सूर्य के प्रकाश से हमारे हर ग्रह पे इसका प्रकाश पड़ता है। लगभग जितने भी ग्रह हैं उस पर जो दूर हैं उस पर तो कम नहीं पड़ता है, न के बराबर पड़ता है, लेकिन पड़ता है। तो उसी तरह से क्योंकि इस प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये तारा है, इसके प्रकाश को क्योंकि इससे हमें ज़रूरत पड़ती है, इसके प्रकाश से हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है। अगर ये प्रकाश नहीं होता हमारा पृथ्वी नहीं रहेगा, पृथ्वी पे जीवन नहीं रहेगा। तो इसलिए इन सब वजहों से ये जो सूर्य है सबसे मेन हो जाता है, ठीक है। और इसकी सूर्य की तरह बहुत ऐसे तारे हैं, बहुत ऐसा गैलेक्सी है, बहुत ऐसा सौरमंडल है। इसी तरह से जो अपना मुखिया, उसी के अंतर्गत बहुत ऐसे ग्रह आते हैं जिसमें कि बहुत ऐसे हर ग्रह के अंतर्गत कोई ना कोई तारा आता है, सूर्य की तरह तारा आता है जो अपना उसका मुखिया मानता है। इसी वजह से इसको मुखिया माना जाता है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट इस ग्रहों के ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें समझ में आ गया सोलर सिस्टम। अब देखिए, हमारे गैलेक्सी में ऐसा नहीं है कि एक ही सौरमंडल है। हमारे गैलेक्सी में ऐसा माना जाता है कि 100 बिलियन, ठीक है, देखिए फ्रेंड, ऐसा माना जाता है कि 100 हमारे जो गैलेक्सी है, जो हमारा गैलेक्सी है, उसमें लगभग 100 बिलियन सौरमंडल मौजूद है। आप सोच सकते हैं, अगर 100 बिलियन सौरमंडल मौजूद है तो सूर्य कितने होंगे? अगर सूर्य होंगे तो ग्रह कितने होंगे? सोच सकते हैं। हम एक सूर्य को लेकर खुश हैं, हम एक पृथ्वी को लेकर खुश हैं, हम समझते हैं कि हमारा ही जीवन है, इसके अलावा और कहीं कुछ होगा नहीं। क्या हम उसको कंफर्म कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं चलता है, इसका कोई परिणाम हमको परिमाण नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम इसको ना के बराबर मानते हैं, और जो हमारे पास है उसी को समझते हैं कि यहीं पे सब कुछ है। सोच सकते हैं। तो इसी तरह से सूर्य का कितने असंख्य सूर्य होंगे, ठीक है, कितने असंख्य तारे होंगे जिसके अंतर्गत बहुत ऐसे ग्रह आते होंगे, उसके उपग्रह आते होंगे। तो इसलिए सिर्फ एक सूर्य नहीं है, ठीक है, उसी सौरमंडल के अंतर्गत जो हमारा सूर्य आता है, और सूर्य के 8 ग्रह आते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम आ गए, गैलेक्सी को देख लिए, गैलेक्सी के बाद से सौरमंडल देख लिए। सौरमंडल के अंतर्गत हमारे जो सूर्य और पृथ्वी और उसके और सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम देख लिए। अब देखिए, अब हम यहाँ से आगे जब देखेंगे, अब आएंगे हम सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में जानने के लिए कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो सौरमंडल है उसकी उत्पत्ति 4.5, ठीक है, 4.5 मिलियन साल पहले हुई थी। जो हमारा सौरमंडल है उसकी जो उत्पत्ति है 4.5 मिलियन साल पहले हुई थी। और इसी के अंतर्गत जो सूर्य है जिसकी उत्पत्ति हुई थी, अब सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी, अब इसको हम एक बार देखेंगे। अब देखिए, जैसे गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंतर्गत आता है जो भी गैलेक्सी में जैसे फॉर्मेशन हुआ था कि गैलेक्सी धूल कण और गैस ये सब के चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तारों वोरों से मिलकर बना हुआ है। उसी तरह से देखिए, जो हमारा सूर्य का जो उत्पत्ति हुआ था, ठीक है, वो कैसे हुआ था? तो हुआ ये था कि बहुत सारे धूल कण और गैस, ठीक है, धूल कण और गैस मिलके एक बादल का रूप धारण किया। समझ में आ गया? बादल का जब रूप धारण किए तो इसमें हुआ क्या कि धीरे धीरे इसमें से जब ये बादल का रूप धारण किए तो क्या हुआ, इसमें से धीरे धीरे जो है बादल खत्म होते गया, ठीक है। जब बादल खत्म होते गया तो क्या बचा? धूल कण और गैस बचा, ठीक है। जब धूल कण और गैस बचा तो क्या हुआ कि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये एक दूसरे की तरफ संकुचन होने लगा, एकत्रित होने लगा, ठीक है। जब ये धीरे धीरे ये एकत्रित हुआ तो एकत्रित होते होते एक रूप लिया जिसको सोलर नेबुला के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
अब क्या हुआ कि जब ये सोलर नेबुला, जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अब क्या हुआ कि क्योंकि इसका फॉर्मेशन कुछ अलग टाइप का होगा, ठीक है, जैसे धूलकण जैसे जैसे इकट्ठा हुआ, क्योंकि उसकी एक संरचना तो होगी नहीं, कुछ अलग टाइप का होगा। लेकिन जब ये संकुचन हुआ, जब गुरुत्वाकर्षण के कारण, अब क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जब लगता है तो अपनी तरफ खींचता है। आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने तरफ खींचता है। तो इसमें जब गुरुत्वाकर्षण पैदा हुआ तो जितने भी स्पेस थे वो क्या हुए, एकदम, जैसे क्या होता है कि जब हम मुट्ठी में हम किसी चीज़ को दबाते हैं, ठीक है, कोई भी जो आइटम है, जैसे कि आटा ही है या मिट्टी ही है, मिट्टी में पानी डाल के उसको जितना तेज दबाएंगे उतना और ज़्यादा उसके जो बीच का, जो मिट्टियों के बीच का जो जो गैप है वो और कम होते जाएगा, कम होते 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 एक बहुत सॉलिड आइटम होते जाएगा। इसी तरह क्या हुआ कि ये जब सोलर नेबुला, जब क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जैसा भी आपका फॉर्मेशन, जरूरी नहीं है कि गोल ही बनेगा, तो ये क्या हुआ कि एक तितली के टाइप का, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक तितली के टाइप का संकुचन होके एक फॉर्मेशन लिया। अब क्या हुआ, क्योंकि जब ये जितना भी जगह था एकदम सब जकड़ गया, संकुचन होके एकदम ये हो गया, जकड़ने की वजह से क्या हुआ कि इसमें कहीं भी स्पेस नहीं हुआ, तो क्या हुआ, एक ऊष्मा उत्पन्न हुआ, एक रिएक्शन हुआ। जैसे देखिए, ऊष्मा होगा, चाहे बहुत ऐसी चीज़ें होती है, जब जब गुरुत्वाकर्षण होता है फिर उसमें ऊष्मा होती है, बहुत ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक जो जो रिएक्शन होता है, बहुत ऐसे गैस है जो मिल के एक रिएक्शन पैदा करते हैं। रिएक्शन की वजह से क्या होता है, एक विस्फोट पैदा होता है। जैसे कि देखिए, जैसे जैसे आप देखेंगे कि धरती के नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे वैसे वैसे गर्मी है, ऊष्मा है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो उसी तरह से क्या होता है, जैसे नॉर्मल भी है, जो किसी भी कोई भी चीज़ है, जैसे घर के बाहर ही है उसका टेम्परेचर अलग है, लेकिन घर में जैसे जैसे कोई भी छोटा छोटा कमरा में जैसे जैसे अंदर अंदर जाते जाएंगे उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ऐसा होता है। उसी तरह से क्या होता है, जैसे जैसे बीच का जो भाग होता है, केंद्रक भाग होता है, जो सोलर नेबुला का जो केंद्रक भाग है, उसमें इतनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन जब एटम के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, एटम के साथ जब मिला तो ये मिल के हीलियम का निर्माण किया, ठीक है, जब एटम के साथ मिलके ये हीलियम का निर्माण किया, ठीक है। और यही हीलियम क्या हुआ कि ये एक ऐसा एनर्जी रिलीज किया, जो हीलियम था, एक ऐसा एनर्जी रिलीज किया जिसके रिलीज होने के बाद से ये जो फॉर्मेशन है, एक सूर्य का निर्माण किया। समझ गए? शायद उम्मीद होगी कि आप इस चीज़ को समझ गए कि सूर्य का